हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बता दें कि लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास और आसपास के इलाके की सुरक्षा और पुख्ता करने के लिए गृह मंत्रालय ने 21 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है और इससे बूम बैरियर, टायर किलर, शेल रोड और ब्लॉकर और साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम की खरीद की जाएगी। इसे मुख्यमंत्री आवास, राजीव चौक से सीएम आवास जाने वाले चौराहे, हेलीपैड जैसी जगहों पर स्थापित किया जाएगा ताकि कोई भी अवांछनीय तत्व घुसपैठ नहीं कर सके। उधर प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के पवित्र संगम पर आगामी 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ के लिए क्षेत्र को तमाम सुविधाओं से लैस करने के मकसद से तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मॉक ड्रिल की है और इस मौके पर यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सारे मेले क्षेत्र में निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं। सभी विभागों के समन्वय से कार्य चल रहा है। यहां सभी एहतियात बरतते जा रहे हैं। हमने महाकुंभ के दौरान 40 से 50 करोड़ लोगों के स्नान कराने की और उनको सकुशल गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। उधर सीएम योगी ने ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था को सुधारने के लिए यातायात पुलिस में अलग महिला विंग बनाने की बात कही है, जिसमें तत्काल 10,000 पदों को सृजन किया जाना है। मुख्यमंत्री कार्यालय में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक से संबंधित दिशा निर्देश विभागों को जारी कर दिए और जिसमें कि बीते वर्ष प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों की संख्या में इस बार 50% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जिलों में रोड सेफ्टी एक्शन प्लान बनाने के ठोस उपाय भी बताए गए हैं। खासकर परिवहन विभाग की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने को कहा गया है। सीएम ने वाहनों के चालान का शुल्क अवश्य जमा कराने का मैकेनिज्म बनाने और नियमों का उल्लंघन करने पर 4 चरण में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके तहत लाइसेंस का निलंबन, निरस्तीकरण, बीमा राशि में वृद्धि और पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है। उधर उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरे साल लीड्स 2024 रैंकिंग में अचीवर का दर्जा हासिल किया है और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश को स्टेट अचीवर अवार्ड प्रदान किया है, जिसे राज्य मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में औद्योगिक विकास सचिव और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश ने प्राप्त किया और इस कार्यक्रम के दौरान इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गतिशील नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 1 ट्रिलियन बनने के अपने प्रयास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के विकास पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया है। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया और बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 में कलाकारों से बातचीत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से ही मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना मेरी सरकार की प्राथमिकता है और हमारा विजन है।
भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन न करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। इसीलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। 2025 की शुरुआत में ग्रामीण भारत महोत्सव का ये भव्य आयोजन भारत की विकास यात्रा का परिचय दे रहा है, एक पहचान बना रहा है। मैं इस आयोजन के लिए नाबार्ड को, अन्य सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम में से जो लोग गांव से जुड़े हैं, गांव में पले बड़े हैं, वो जानते हैं कि भारत के गांवों की ताकत क्या है। जो गांव में बसा है, गांव भी उसके भीतर बस जाता है। जो गांव में जिया है, वो गांव को जीना भी जानता है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरा बचपन भी एक छोटे से कस्बे में एक साधारण परिवेश में बीता, और बाद में जब मैं घर से निकला तो भी अधिकांश समय देश के गांव देहात में ही गुजरा। और इसलिए मैंने गांव की समस्याओं को भी जिया है और गांव की संभावनाओं को भी जाना है। मैंने बचपन से देखा है कि गांव में लोग कितनी मेहनत करते रहे हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते थे। मैंने देखा है गांव में लोगों की इतनी विविधताओं से भरा सामर्थ्य होता है, लेकिन वो सामर्थ्य जीवन की मूलभूत लड़ाइयों में ही खप जाता है। कभी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नहीं होती थी, कभी बाजार तक न होने के कारण फसल फेंकनी पड़ती थी। इन परेशानियों को इतने करीब से देखने के कारण मेरे मन में गांव गरीब की सेवा का संकल्प जगा, उनकी समस्याओं के समाधान की प्रेरणा आई। आज देश के ग्रामीण इलाकों में जो काम हो रहे हैं, उनमें गांवों के सिखाए अनुभवों की भी भूमिका है। 2014 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया।
स्वच्छ भारत अभियान के जरिए हमने घर घर में शौचालय बनवाए। पीएम आवास योजना के तहत हमने ग्रामीण इलाकों में करोड़ों परिवारों को पक्के घर दिए। आज जल जीवन मिशन से लाखों गांवों के हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। साथियों, आज 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से देश के बेस्ट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को भी गांवों से जोड़ा है, टेलीमेडिसिन का लाभ लिया है। ग्रामीण इलाकों में करोड़ों लोग ई संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन का लाभ उठा चुके हैं। कोविड के समय दुनिया को लग रहा था कि भारत के गांव इस महामारी से कैसे निपटेंगे, लेकिन हमने हर गांव में आखिरी व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाई। साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है कि गांव में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियां बने। मुझे खुशी है कि पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने गांव के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं। 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना को 1 वर्ष अधिक तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। डीएपी दुनिया में उसका दाम बढ़ता ही चला जा रहा है, आसमान को छू रहा है। अगर वो दुनिया में जो दाम चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमारे देश के किसान को खरीदना पड़ता तो वो बोझ में ऐसा दब जाता किसान कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन हमने निर्णय किया कि दुनिया में जो भी परिस्थिति हो, कितना ही बोझ न क्यों बढ़े, लेकिन हम किसान के सर पर बोझ नहीं आने देंगे। और डीएपी में अगर सब्सिडी बढ़ानी पड़ी तो बढ़ा करके भी उसके दाम को स्थिर रखा है। हमारी सरकार की नीयत, नीति और निर्णय ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा से भर रहे हैं। हमारा मकसद है कि गांव के लोगों को गांव में ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले। गांव में वो खेती भी कर पाए और गांवों में रोजगार, स्वरोजगार के नए मौके भी बने। इसी सोच के साथ पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कामकाजी महिला छात्रावास सुषमा भवन का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया।
और आज इस सुषमा भवन के लोकार्पण में उपस्थित दिल्ली के सभी प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। कुछ समय पहले बांसुरी जी आयुष्मान भारत के फायदे को लेकर दिल्ली वासियों को वंचित रखा जा रहा है, इसके लिए मुझे मिलने आई थी। और उस वक्त उन्होंने कहा कि एक वर्किंग वुमन के लिए हॉस्टल उनके क्षेत्र में बनने जा रहा है और इसका नाम सुषमा भवन रखा जा रहा है। तब मैंने कहा था, मुझे हॉस्टल का साइज नहीं पूछना है, मगर सुषमा जी के नाम से अगर ये वर्किंग वुमेन का हॉस्टल बन रहा है तो मैं जरूर आऊंगा और आप मुझे आमंत्रित करिए। तो आज ये निमंत्रण मैंने मांग कर लिया हुआ निमंत्रण है कि इसका उद्घाटन मेरे हाथ से हो, ये मेरे लिए आनंद का विषय है। क्योंकि इस भवन में जो करीब 80 बहनें काम करेगी, उनके सुरक्षित रहने की सुविधा एक ऐसी नेत्री के नाम से जुड़ रही है जो भारत भर की महिला शक्ति को जागरूक, संगठित और संघर्षरत रहने की हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत रही। सुषमा जी हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा पार्टी की एक बड़ी महान नेता के रूप में चिरस्मरणीय तो रहेगी, मगर भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास में सुषमा जी एक ऐसी व्यक्ति है जो एनडीए 1, एनडीए 2 दोनों सरकारों में महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री रही, परंतु सुषमा जी को विदेश मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इतिहास नहीं जानेगा। सुषमा जी को इस देश का लोकतांत्रिक इतिहास एक संघर्ष करने वाली विपक्ष की नेत्री के रूप में हमेशा याद रखें। सुषमा जी ही थी जिन्होंने यूपीए 2 के 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को संसद भवन में तार तार कर एक्सपोज करने का काम किया। विपक्ष का नेता का पद कितना महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में, इसके जब उदाहरण दिए जाएंगे तब सुषमा जी को जरूर याद करना पड़ेगा। और मैं तो चाहूंगा कि सारे विपक्ष के नेता इनके कामकाज का अध्ययन करें और अपने आप को उस रास्ते पर चलाने का काम करें। सुषमा जी ने इमरजेंसी के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना शुरू किया। पूरे देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए एक आह्लाद जगाई। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोकप्रिय करने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। और मोदी जी की सरकार में विदेश मंत्री के नाते जनता की तकलीफों को समझने वाला विदेश मंत्री कैसा हो सकता है, इसका एक उत्कृष्ट और जीवंत उदाहरण भी उन्होंने बनाने का काम किया। आज मुझे बड़ा आनंद है कि बांसुरी सांसद है और उसी के मत क्षेत्र के अंदर सुषमा जी के नाम से ये विमेन हॉस्टल का उद्घाटन हो रहा है। मैं बहन बांसुरी को, एनडीएमए के सभी पदाधिकारियों को और उसमें जो रहकर सुरक्षित रूप से
अपने कैरियर को शेप दे पाएगी, वो सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एलजी साहब ने बताया कि 500 के आसपास वर्किंग वुमेन के काम करने की सुरक्षित निवास व्यवस्था एनडीएमसी ने की है। यहां पर एक और ब्लॉक बनने वाला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अर्बन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को उजागर करने वाला एक कदम है। सबके लिए सुरक्षा, सबके लिए सम्मान, उनके सम्मान की सुरक्षा और सबको समान अवसर उपलब्ध कराना, इसके लिए इस प्रकार के भवनों का बहुत जरूरियत है। तब इसका यहां लोकार्पण हो रहा है, इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। एनडीएमसी दिल्ली के क्षेत्र में ढेर सारे काम हुए हैं। मैं इसको बहुत लंबे सूची को बताना नहीं चाहता, आप सब जानते ही हो। परंतु आज जब मैं यहां आया हूं तब एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि 2014 में प्रधानमंत्री जी का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के शहरी विकास को नीतिगत आधार देने का काम किया। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के पहले शहरी विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सब सरकारों ने अपने अपनी समझ से अच्छा काम किया था, परंतु जरूरत थी अर्बन डेवलपमेंट को एक नीतिगत ढांचा देने की, नीतिगत आधार देने की। वो आधार देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज पर आग्रह किया। भैया जो खड़े रहे बैठ जाओ, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा अब तो। उन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज पर आग्रह रखा और उसको अर्बन डेवलपमेंट नीति में एक प्रमुख उपकरण के रूप में इसका समावेश किया। इसके साथ साथ उत्तम कनेक्टिविटी, संचार की भी और रोड की भी, इसको अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी का हिस्सा बनाया। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।